हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2016 के और 2017 के, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें कि देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमेशा हर साल रिपीट करता है, ठीक है। और हम आप लोग को बता देते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यदि आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से अगर कर लेते हैं तो 2026 में आप लोग का 35 में 35 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं और हम इसी अनुभव के आधार पर हम बोल रहे हैं कि 2026 के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी तक हम 2009 से 2015 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करा चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 2016 से 2017 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, ठीक है। यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के बाद जो भी अगला वीडियो लेकर आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और इसको समझते हैं। कह रहे कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, कितना होता है, ठीक है। देखिए सोना धातु जो होता है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और इस धातु का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वह होता है +1 होता है, ठीक है। क्योंकि इस पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। और यही इसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है। देखिए ये क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं, जो पीछे की वीडियो में बताए हैं। ऐसे हम लोग इसको समझ लेते हैं। लायोफिलिक का मतलब ये द्रव से नहीं कोलाइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा, आप लोग को बताए होंगे, दूध है, कुहासा है, रक्त है, ये तीनों नहीं होगा, गोंद होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, गोंद होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग किए हैं, ठीक है। अगला देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हम बताएं। कह रहे कि देखिए निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है। तो देखिए आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है, वहीं क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है, यानी शक्तिशाली होता है। तो देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है। इसलिए सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत बार आया, ठीक है। और इस क्वेश्चंस को आप लोग ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चंस के कह रहा है कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक है। तो देखिए ऑप्शन सी का भी है और ऑप्शन डी का भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना ये दोनों है, अगर आप लोग ना कोई भी कीजिएगा तो वो गलत कर देंगे, ठीक है। ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, बोर्ड में अगर दे देगा तो ये मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं ना, चतुष्फलक है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और वीक लिगेंड होता है। देखिए लिगेंड ये कहलाते हैं ना, सीएल जो है दोनों में क्या है, लिगेंड का काम करता है, ठीक है। सीएल जो है किसका काम करता है, लिगेंड का काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे से हम बताए भी हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखिए NaCO4 है, ये नहीं होगा, PdCl4 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का स्क्वायर प्लेनर में आ जाता है। और देखिए ये Cl4 है और इसमें भी क्या है, Cl4 है, ठीक है। और यही इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ना, ये देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा
जाएगा और इसमें भी Cl4 है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। 4 होता है तो ये sp3 होता है और sp3 की आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है, इसलिए इन दोनों में चतुष्फलकीय हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा ना। आप लोग इसका अगर बोर्ड में दे देगा क्वेश्चन ये, तो इसके जगह पर आप लोग दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मत कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। ठीक है, टी हाफ का मतलब अर्धकाल का मान पूछता है। ठीक है, देखिए ये एक थ्योरम से निकाला जाता है। ठीक है, और जब थ्योरम से हम लोग निकालते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन बनता है, देखिए जी 0.6 बटा में के दिया है, इसका 0.693 बटा में के दिया है, इसका 0.683 बटा में के दिया है और इसका ऑप्शन दिया है 0.10 बटा में के। ठीक है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन होता है थ्योरम के द्वारा ये ना 0.693 बटा में के। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है, इसलिए मेरे गेस क्वेश्चन में ये रहेगा। इसको आप लोग वीवीआई तौर पर याद कीजिएगा ना, जो कि 2026 एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चंस ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जिसको हम बताए थे। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन करें कि धनायन के परमाणु भर से, ठीक है, धनायन की गति से, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करें ऋणायन की गति से और चौथा करें इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ठीक है, तो यही हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम होता है ये दूसरा नियम होता है और ये किससे होता है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार W होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, तुल्यांकीय भार। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सीने बार कहा जाता है। ठीक है, देखिए सीने बार एक अयस्क है। ठीक है, और ये किसका अयस्क होता है, तो देखिए ऑप्शन दिया HgS, PbS, ZnS और H2S। ठीक है, तो देखिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा HgS, सीने बार मर्क्यूरस सल्फाइड होता है। ठीक है, यानी HgS का अयस्क होता है। ठीक है, तो ये सीने बार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का परमाणु, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना। देखिए ये अगला क्वेश्चन हम लोग का है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, देखिए दिया है, जैसे आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए अगर कोई भी परमाणु होगा तो इस प्रकार से आप लोग इसका सेल बनाइएगा। ठीक है, ये आपका नाभिक होगा, तो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यही क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इनको ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के नहीं होते हैं। ठीक है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के नहीं होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते हैं, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के। ठीक है, ये सही हो जाए, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्मा छिपी होती है, ऊष्मा शोषी होती है, विस्फोटक होती है, कि इनमें से कोई नहीं होती। ठीक है, तो देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है, ठीक है, ये ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा CaO, बिना बुझा हुआ चूना हो गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जल से जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और प्लस में ना कुछ इसमें से क्या होते हैं, ऊष्मा निकलते हैं, इसमें से कुछ ऊष्मा क्या होते हैं, निकलते हैं। तो जब ऊष्मा निकलते हैं तो इसके हिसाब से ये अभिक्रिया हो जाती है ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, अगर इसमें ऊष्मा दी जाती तो ये क्या हो जाता है, ऊष्मा शोषी। लेकिन अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, इसलिए अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है। ठीक है, देखिए ऑर्बिटल हम लोग के 4 होते हैं, S
पी, डी और क्या होते हैं एफ, चारों के आकार होते हैं। एस का स्फेरिकल होता है, पी का लिख लीजिएगा, ठीक है, डम्बेल होता है, डी का डबल डम्बेल होता है और एफ का क्रेजी शेप होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, देख लीजिए इसको। डी ऑर्बिटल का आकार होता है, गोलीय होता है कि डम्बेल होता है कि डबल डम्बेल होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होना चाहिए, डबल डम्बेल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से हम लोग का, कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र होता है। देखिए कपड़ा धोने का सोडा का जो सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए में कर लीजिए। बाकी ये जो ऑप्शन है ये सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए तो क्षारीय मृदा धातु यानी वर्ग 2 की बात करें, किसकी बात करें, वर्ग 2 की बात करें, ठीक है। और वर्ग 2 का जो होता है NH2 होता है, क्या होता है, NH2 होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, NH2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बूझा हुआ चूना है, ठीक है। बूझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए बिना बूझा हुआ कहता तो CaO होता है, CaO होता है, ठीक है। और बुझा हुआ चूना कह रहे थे CaOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, दोनों आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D6 4s2 है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए 4s2 और 3D6, ठीक है। तो ये देखिए बताते हैं परमाणु संख्या, यहाँ तक 4s2 होता है तो ये परमाणु संख्या 20 होता है। ये 6 गए तो 20, ये क्या हो जाएगा 26, ठीक है। और 26 हम लोग का किसका होता है, आयरन का, लोहा का होता है। तो इसमें लोहा ऑप्शन में है, इसमें कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर, इनमें से लोहा ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए कह रहे कि सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ठीक है। इसका सूत्र हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे Na2, ठीक है, B4 लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और O7, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं, ठीक है। इसका सूत्र को भी आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है, ठीक है। देखिए विकर्ण या तो ऐसे बनते हैं नहीं तो ऐसे बनते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, इसके ऑप्शंस को देख लिए। कह रहे एल्युमिनियम से, कार्बन से, सिलिकॉन से या फिर एसएन से। तो देखिए इसको आप लोग आसानी से बताइएगा। बोरोन है तो लिख दीजिएगा 2 गो, बैगन आलू, ठीक है, गाजर इंथैला, ऐसा ट्रिक के हिसाब से लिखेगा। फिर लिखेगा इसके बाद क्या आएगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, ये लिख लिया। तो देखिए ये बोरोन विकर्ण किसके साथ दर्शा रहा है, सिलिकॉन के साथ, किसके साथ दर्शा रहा है, सिलिकॉन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। चालक का मतलब सुचालक, ठीक है। ऊष्मा का भी हो, विद्युत का भी हो, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन में एंथ्रासाइड कोक ये नहीं होगा, हीरा ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऊष्मा का होता है लेकिन विद्युत का नहीं होता है। अब देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यहाँ पर क्या है, विद्युत का होता है लेकिन उतना ऊष्मा का नहीं होता, लेकिन फिर भी ऊष्मा का कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चारकोल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा का होगा लेकिन विद्युत का नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, ठीक है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, ठीक है। जैसे कह रहे कास्ट चारकोल में, ठीक है। फिर कह रहा है कि कोकनेट चारकोल में, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग के नहीं होंगे, ठीक है। अगला तीसरा हम लोग का कह रहा है ग्रेफाइट में, ठीक है। तो देखिए ग्रेफाइट में लगभग 85 से 95% तक कार्बन होता है, ठीक है। और लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 85 से 95% तो सबसे अधिक हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हीरे में कार्बन का संकरण है, संकरण का मतलब प्रसंकरण कह रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। तो देखिए हीरा में क्या होता है कि एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। कई गो बॉन्ड बनाया, 4 गो बनाया, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं, ठीक है, यानी एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रसंकरण sp3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 20, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर कार्बनिक यौगिक कर रहा है तो उसमें कार्बन जरूर होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस कौन कौन है, ऑक्सीजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखला कौन बनाता है, जैसे देखिए कार्बन का जो चेन ये बनाता है केवल कार्बन ही बना सकता है, ठीक है, दूसरा कोई तत्व नहीं। तो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होगा, कार्बन में, फास्फोरस में नहीं होगा, सल्फर में नहीं होगा, कार्बन में होगा। तो मार दीजिए ऑप्शन बी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, ठीक है, कौन है, इनमें से इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन है, Bf3 है कि NH3 है कि H2O है कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये इसका आंसर जो होगा हो जाएगा Bf3, बोरॉन टेट्रा फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्या करता है, इनकम्प्लीट इसका ऑक्टेट होता है, और इनकम्प्लीट और ऑक्टेट होने की वजह से ये रिच स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है ना, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जबकि इसमें नहीं होता है, इन दोनों में नहीं होता है, ठीक है। अगला, और ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता और इन दोनों में हाइड्रोजन बंधन बनता है, तो जिसमें हाइड्रोजन बंधन बनता है वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक नहीं होता है, और जिसमें नहीं बनता है वह होता है। तो ऑप्शन ए में नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है, ठीक है, एल्कीन जो होता है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। देखिए एल्कीन जो है एक अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसका जो जनरली मतलब ये एडिशनल देता है, एडिशनल रिएक्शन देता है, यानी योगात्मक देता है, ठीक है। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है, तो ऑप्शन में दिया है योगात्मक, प्रतिस्थापन, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिस्थापन नहीं देता, केवल क्या देता है, योगात्मक देता है, ठीक है, ये जोड़ जोड़ कर बनता है एल्कीन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया ऑप्शन ए सही, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, यानी जैसे देखिए कार्बन कार्बन जो है एकल बंध है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग 11th में बताए थे, 12th में बताए थे, ठीक है। इस बॉन्ड की जो लंबाई होती है ये होती है 1.5000, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच की लंबाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, 4 में कौन कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है। देखिए कोई भी ठोस होता है, ठीक है, उसकी शुद्धता का लक्षण एक ही चीज होता है और वो होता है गलनांक। क्या होता है, गलनांक, क्योंकि कार्बनिक ठोसों का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है और उन चीज़ों को शुद्ध कैसे किया जाता है, टेम्परेचर के द्वारा, यानी उसका गलनांक क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए क्वथनांक नहीं होगा, विशिष्ट घनत्व भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका गलनांक वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम दिया है, सोडियम दिया है, आयोडीन दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया। देखिए एक आप लोग को हम बताते हैं, इस क्वेश्चंस को अगर बोर्ड में दे देगा तो आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए समुद्र जल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, आयोडीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे के सारे चीज़ें पाए जाते हैं, ठीक है। तो अधिक तत्व पाए जाने के कारण इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल इसके आंसर होते हैं, कोई एक नहीं होगा।
तो आप लोग इसके जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर ऐसे कह रहा है तो इनके ऑप्शनों के हिसाब से ज़्यादा सबसे होता है सोडियम, तो आप लोग सोडियम को कर सकते हैं रेयर केस में, नहीं तो इन क्वेश्चन को क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सीएनजी में मुख्य रूप से होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? इसका ऑप्शन दिया है मीथेन गैस, फिर इथेन गैस दिया है, ब्यूटेन दिया है और आइसोब्यूटेन दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो होता है सीएनजी में वो मूल रूप से मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 2016 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए 2017 अब हम लोग 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 2017 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नंबर 1 पर। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? ठीक है, यानी कह रहा है कि वो ऑक्साइड हो धातु का और वो किसके जैसा गुण दर्शाता हो? विद्युतीय गुण दर्शाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये धातु नहीं है, हटा दीजिए। एक मैग्नीशियम धातु है और ये भी धातु नहीं, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम जो धातु होता है, ठीक है, और ये क्रोमियम जो धातु होता है, तो इसमें धातु का कह रहा है कि विद्युतीय गुण, देखिए सबसे ज़्यादा विद्युतीय गुण डी ब्लॉक के तत्वों का होता है। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व है तो इसको हटा दीजिए, तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी। ठीक है, तो ये डी। तो देखिए क्रोमियम जो डाई ऑक्साइड है, ठीक है, इसको क्रोमियम ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड का विद्युतीय गुण सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 तक चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? देखिए बेरवादार ठोस को ना हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, इसके ऑप्शंस को देख ले। ऐसा क्वेश्चन हम लोग का पहले भी आया है। ग्रेफाइट, क्वार्टज ग्लास, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए क्वार्टज ग्लास जो होता है ये बेरवेदार ठोस होता है। ठीक है, और वहीं पर केवल क्वार्टज का आता है तो ध्यान रखिएगा वो रवेदार ठोस हो जाता है। ठीक है, तो क्वार्टज ग्लास क्या हो जाएगा? बेरवेदार ठोस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग ना चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कर है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका हिमांक अधिकतम होगा? ठीक है, क्वथनांक अधिकतम होगा। तो देखिए ये एक तरह का ना हम लोग का अनुसंग के गुणधर्म तरह का दे दिया है। तो देखिए जो डेल्टा टीबी होता है, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आयोटा का, यानी जितना नंबर ऑफ क्या होंगे? आयंस होंगे वही होगा क्वथनांक उसका अधिकतम। तो ठीक है, देखिए इसमें अगर आप तोड़ते हैं NaOH को तो Na प्लस और OH माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें कितने बनेंगे? एगो प्लस का एगो माइनस का, तो 2 गो बनेगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग का, इसको तोड़ेगा तो 2Na प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस SO4 2 माइनस हो जाएगा, यानी 2 बल्कि 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। इसका 3 आया, इसका 2। देखिए ये नॉन मेटल है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट का कितना हो जाएगा? K पर +1 और NO3 पर -1, तो 2 होगा, तो इसका 2 हो जाएगा। इसको भी तोड़िएगा तो मान लीजिए इसका भी 2 आएगा। ठीक है, इसका भी 2 आएगा, लेकिन इसका कितना रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो जितना होगा नंबर ऑफ आयन उतना ही क्वथनांक क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहे कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? सांद्रण का मतलब ना ये परासरण के रूप में दिया है तो सी पूछा है। तो चलिए एक छोटा सा हम आप लोग को बताते हैं। देखिए एक सूत्र होता है पाई बराबर CRT होता है। ठीक है, तो आपको सी निकालना है, तो सी बराबर हो जाएगा पाई बटा में RT हो जाएगा। ठीक है, पाई बटा में क्या हो जाएगा? RT। अब देखिए पाई का मान कितना दे रखा है? 0.082। ठीक है, 2 और 1 भी दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसका आर का मान कितना होता है? आप लोग जानते हैं कि ये एक स्थिरांक होता है। ठीक है, ये जो होता है हम लोग का क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, और इस स्थिरांक के हिसाब से अगर हम लोग ना इसका मान रखेंगे तो ये रख सकते हैं। ठीक है, 0.082
8 2, ठीक है। इतना आप लोग इसका रख सकते हैं ना। और टी का मान कितना दिया है, 300 ना। टी का मान कितना इसमें दे रखा है हम लोग का 300, तो यहाँ पर 300 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना जो हम लोग का ज़्यादा जीरो के बाद जो अंक होता है उसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो जो ये एक एक्स्ट्रा है इसको आप लोग अगर हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप हटाइएगा तो ये सीधा सीधा ये क्या होगा, कट जाएगा। 0.082 ऊपर और 0.082 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1/300, कितना आ जाएगा, 1/में आप इसका 300 लिखिएगा, ठीक है। अब 1/300 इसको डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आंसर 0.00, ठीक है, 33, ठीक है। इतना ऑप्शन आता है लेकिन ऑप्शन में इतना दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी में जो दिया है वो 0.033 दिया है, एगो जीरो कम दिया है, लेकिन डिवाइड कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके जगह पे इतना सही आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन भी ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि देखिए HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, ठीक है। देखिए HCl और H2O का एक मिश्रण बनता है जिससे हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो HCl होता है वो 20.2% HCl होता है, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा अगर कर देते हैं चाहे कम कर देते हैं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा, ठीक है, जो कि निश्चित ताप पर खौलता या उबलता भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, 20.2। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, ठीक है। कह रहे कि एक फैराडे का अगर विद्युत धारा अगर आप प्रवाहित करते हैं तो जो प्राप्त मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, दिया 1 ग्राम तुल्यांक के, 1 ग्राम मोल के विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, आधा ग्राम समतुल्यांक के। तो देखिए सिंपल सा बताते हैं, जो प्राप्त मात्रा होती है W, ये होता है जेड एफ के बराबर, ठीक है। ये होता है W क्या, प्राप्त मात्रा होता है, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ का इलेक्ट्रोड प्रमुख पदार्थ की मात्रा का ये संकेत है W। जेड है हम लोग का विद्युत रासायनिक तुल्यांक और एफ क्या है, फैराड। इसका अगर मान 1 रखते हैं तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, जेड गुणे 1। तो ये W बराबर हो जाएगा जेड, यानी प्राप्त जो मात्रा होगी किसके बराबर है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, अगर कोई भी वस्तु है उसका प्रतिक्रिया करने का जो दर निर्भर करता है किस पर करता है, परमाणु भार पर नहीं करेगा, ठीक है, समतुल्य भार पर नहीं करेगा, ठीक है, अणु भार पर नहीं करेगा, ठीक है। ये सब जो है ना ये मतलब प्रतिक्रिया करने का गुण नहीं है, ठीक है। एक है सक्रिय भार, तो हाँ देखिए सक्रिय भार पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी अभिकारक को अगर हम लिखते हैं जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, जो भी है तो इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ये बड़े कोष्ठक के हिसाब से ना इसका सक्रिय द्रव्यमान दिया रहता है, ठीक है, जिससे वह अभिकारक से किससे बदलते हैं, प्रतिफल में। तो इसलिए किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर किस पर करेगा, सक्रिय भार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए, 7 तक कर लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ना, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए दिया है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a दिया है, ए कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, ठीक है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x होता है। देखिए जो टी हाफ होता है यानी अभिक्रिया का अर्धकाल होता है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, यानी ए के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, ठीक है, एक उत्पाद के साम्यावस्था संतरण को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये उत्पाद यानी प्रतिफल तक ये जेबे नहीं करता है, इसको भी हटाइए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, नहीं साम्यावस्था स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता क्योंकि वो स्थिरांक है, ठीक है। तीसरा है साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, हाँ ये सही है। देखिए अभिकारक से जब प्रतिफल में बदलता है तो वह अभिक्रिया डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक पर, कि वो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटाता है या बढ़ाता है, तो वो रिलेट किससे होता है, समय से। तो ये ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। और लास्ट है प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी मतलब होगा, लेकिन ये जो है उत्प्रेरक की बात करें तो उत्प्रेरक के हिसाब से ये नहीं होगा, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग का क्या होगा, समयावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः संकेंद्रित करते हैं। ठीक है, यानी देखिए सल्फाइड अयस्कों को किस विधि के द्वारा संकेंद्रित कर देते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। दिया है फेन उत्प्लवन विधि, जारण, गुरुत्वाकर्षण, कार्बन के द्वारा अवकरण करके। ठीक है, तो देखिए जो सल्फाइड जितने भी अयस्क हैं जिनमें ना सल्फर होता है, जैसे मान लीजिए ZnS हो गया, PbS हो गया, ठीक है, कॉपर का भी हो गया, CuFeS2 हो गया। तो ये सब जो सल्फाइड है ना, इनका जो सामान्यतः संकेंद्रित होता है वह फेन उत्प्लवन विधि से होता है। ठीक है, फेन उत्प्लवन विधि में ही सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है या फिर समारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन त्रिभस्मीय है। ठीक है, यानी त्रिभस्मी जैसे आप लोग को बताए थे द्विभाषमिक, द्विभाषमिक क्या था, H3PO3 था एक लिखे थे, और ये बताए थे कि H3 जो PO4 होगा ये त्रिभाषमिक होगा। ठीक है, और H3PO2 जो होगा वो मोनोबेसिक होता है। ठीक है, यानी एक भाषमिक होता है, ये द्विभाषमिक होता है, और ये क्या होता है, त्रिभाषमिक होता है। आप लोग लिख लीजिए, और इसके ऑप्शंस कौन से हैं, ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, H3PO जो 4 है वो क्या होता है, त्रिभाषमिक होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि व्हाइट फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इसके डायग्राम को बना लेंगे ना तो कुछ चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए इसके डायग्राम को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें। एक पी यहाँ, एक पी यहाँ, एक पी यहाँ और एक पी यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग ना जोड़ दीजिए, जैसे इसका बॉन्ड इससे, 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 इससे कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए तो एक फास्फोरस जो होता है वो कितना बनाता है, कितना इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो देखिए ये जो है 3, ये कितना बन गया से जुड़ा है, 1 2 3 से, तो अभी 2 को बच गया, तो यहाँ पर 2 को बच गया, यहाँ पर भी 2 को बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 को बच जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 को बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हटा दीजिएगा, ये नहीं है। ठीक है, तो ये सब पे क्या हो गया, 2 2 को इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप लोग ब्लैक से कर दीजिए। ठीक है, देखिए सब पर क्या हो गया, 2 2 को इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर से अब इसी से पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए इसको लोन पेयर बोलते हैं। देखिए 6 PP सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, गिनिए तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और क्या है 6। चलिए ये जो है सही है। ठीक है, ये ऑप्शंस क्या है, सही है, 6 PP सिंगल बॉन्ड है। फिर कह रहे हैं कि 4 PP सिंगल बॉन्ड। देखिए जब 6 PP सिंगल बॉन्ड हो गया तो 4 थोड़े होगा, इसलिए ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा हम लोग का, सही है। यानी क्वेश्चंस में क्या सही नहीं है पूछा है, तो ये हम लोग का होगा। ठीक है, कि 4 PP सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं लेकिन ये है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 लोन पेयर कह रहे हैं, तो 4 देखिए 1 2 यहाँ पर था। ठीक है, फिर यहाँ पर है 3 और ये एक है 4, 4 लोन पेयर भी है, और पी और पी के बीच बॉन्ड 60। हाँ तो सही बात है कि इसके बीच कितना बॉन्ड बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो ये 3 सही हो जाएंगे, लेकिन ये जो है ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए ये कई बार आ गया, ये प्रीवियस ईयर में भी दिया था, ये कई बार आ गया। तो इसका क्या होगा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सूत्र, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। n-1 d 1 से 10 ns0 होगा, या फिर 1 या 2, इस प्रकार से ns12 होता है, इस प्रकार से ना। तो ये हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 करें कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए जिसका हम लोग का क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम चाहिए, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वही होगा। जैसे देखिए डी ऑर्बिटल को अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने आते हैं, 5, 1 2 3 और 4 5। ठीक है, और एक में कितने जाते हैं, 2,
एक में कितने जाते हैं 2। तो देखिए ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड बोलते हैं, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का चुंबकीय आघूर्ण ज़्यादा होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो कगो इसमें अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इसको अयुग्मित में सजा देंगे। ठीक है, वो तो युग्मित में था, अब अयुग्मित में। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए ये एक गो समय रहेगा। ठीक है, तो ये अयुग्मित है। n बराबर कितना हो गया 5। और एक सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2। ठीक है, इसी में n का मान जो 5 आया था रखेंगे तो सबसे क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसका ऑप्शन में दिया है 3d5 में, 3d2 में, 3d7, 3d9। तो कौन होना चाहिए, 3d5 होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन 15 कह रहे हैं कि K3CrOX के होल ट्राइस में, ठीक है, सीआर का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उप सहसंयोजक संख्या करने का मतलब देखिए ये बाइडेंटेड होता है, इसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। C2O4 भी इसको लिख सकते हैं, OX है तो ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, ये बाइडेंटेड है। तो उप सहसंयोजक संख्या का नियम क्या होता है कि जितना रहता है उसमें गुणा कर दिया जाता है 2 से। तो ये कितना है, 3 है, तो 3 गुणे अगर 2 करिएगा तो कितना आएगा, 6। ये क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पहले के क्वेश्चन है उसमें भी ये आए क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा इसका ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या इतना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आयन क्या होगा। ठीक है, यानी कह रहे कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, EAN पूछा है। तो देखिए इसके लिए ना 3 चीज़ों की जरूरत होती है, परमाणु संख्या, ऑक्सीकरण संख्या और उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को इसी में बताते हैं ना, 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कोबाल्ट ये है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 27, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, वो कैसे निकालते हैं इसको भी देख लीजिएगा। ये 27 याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जिसको निकालना हो तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये x हो गया। प्लस ये देखिए EN जो है एथिलीन डाई एमीन होता है, और ये क्या होता है, इसको कर दीजिए 2 गुणे, इस पर चार्ज होता है 0। ठीक है, प्लस ये क्लोरीन कितना है, 2 गुणे -1। ठीक है, इस पर चार्ज, अब बराबर टोटल का कितना आएगा, ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल सब करेगा तो ये -2 उधर जाएगा तो +2, तो 1 2 कितना आ जाएगा, 3, यानी ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये बाइडेंटेड है तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो आप लोग देख लिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 27 होता है। तो एक सूत्र हम लिखते हैं जिससे EAN होता है ना, प्रभावी परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो देखिए इसको लिख रहे हैं, देखिए EAN जो होता है ये सूत्र होता है Z-ON प्लस 2 गुणे CN। ठीक है, यानी देखिए Z परमाणु संख्या, ON ऑक्सीडेशन नंबर और CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कितना है तो बताइए। ये 27, ये -3 प्लस 2 गुणे ये कितना 6। ये टोटल सॉल्व करिएगा तो 27 में 3 24 प्लस 12 तो कितना आएगा, 36। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में 36 है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर, ठीक है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक ध्यान रखिएगा ना, ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डाला जाता है तो वो किसके साथ प्रतिक्रिया करता है। देखिए ये लिखा है एथिल एल्कोहल के साथ, C2H6 के साथ, C2H5Cl के साथ और C2H5CN के साथ। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि देखिए ग्रिग्नार्ड जो अभिकर्मक होता है वह हैलाइड होता है। क्या होता है, हैलाइड। और इसमें कोई, इसमें हैलाइड नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें क्या है, हैलाइड है। ठीक है, और आप लोग भी जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ईथर जैसे एक अभिक्रिया के द्वारा आप लोग को हम समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये R हाइलाइट कोई हो गया और X मान लीजिए क्या हो गया, हाइलोजन हो गया। ठीक है, ये मैग्नीशियम से रिएक्शंस करेगा किसकी,
ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, आप लोग सब जानते हैं कि ये बनाता है RMG। क्या बनाता है, RMG बनाएगा, ठीक है। और RMgX कर लीजिए, MgX मैग्नीशियम और ये क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एक साथ रहते हैं, ठीक है, MgX बनाता है। तो देखिए यहाँ पर जो RMgX बना है, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बना लिया है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक कौन बनाए, ये जो एल्किल हैलाइड था वो बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, C2H5Cl। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का जांच किसके द्वारा किया जाता है, इसको देखिए, ऑक्सीकरण विधि द्वारा किया जाता है, सही है। लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, ये भी सही है। विक्टर मेयर परीक्षा द्वारा, हाँ इसके द्वारा भी किया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की जो जांच की जाती है, ठीक है, पता लगाया जाता है कि 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है, तो इसी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये तीनों विधि को ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। देखिए 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इथाइल एसीटेट, ठीक है, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। देखिए अभी अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में यही बनाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में रिएक्शंस कराए थे तो वही बनाता है जो अभी इसमें ये दिया है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये इथाइल एसीटेट CH3MgBr, ठीक है, ये प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। तो देखिए हम इसका रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। हम आप लोग को कॉपी में कराए हैं, नोट्स में कराए हैं कि इथाइल एसीटेट और मैग्नीशियम, ये जो क्या है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ प्रतिक्रिया होता है तो ये 3 डिग्री का एल्कोहल बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है, 3 डिग्री का बनाता है। ये हम आप लोग को नोट्स में कराए भी हैं और ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इथाइल एसीटेट हमेशा ही इसके साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, 3 डिग्री का एल्कोहल बनाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। कार्बोनिल जो ग्रुप होता है इसमें कार्बन परमाणु क्या होता है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए कार्बोनिल ग्रुप को आप कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग CO से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, CO। लेकिन इसको तो हम अच्छा से हम लोग पहले लिख लेते हैं तब हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए इसको ऐसे कर लीजिएगा, R C डबल बॉन्ड O और R डैश भी दे सकती है। तो ये कार्बोनिल है, ठीक है। ये कितना बॉन्ड बना है, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 के लिए लिखते हैं sp2। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 21, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए अभिक्रिया आप लोग जानते हैं कि देखिए RCOCl+H2 और इस कैटलिस्ट के, ठीक है, उपस्थिति में होता है। तो ये जो कंपाउंड बनाता है ये किस अभिक्रिया के द्वारा बनाता है, देखिए ये जो कंपाउंड बनाता है ये किस अभिक्रिया के द्वारा बनाता है, ये चीज़ें हम आप लोग को, एक मिनट, चलिए ये किस अभिक्रिया के द्वारा बनाता है आप लोग को हम नोट्स में बहुत ही अच्छे तरह से ये बताएं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का नाम है रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी है, रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका आप लोग याद रख लीजिएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO। कैनिजारो प्रतिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड ही होता है, ठीक है, जिससे होकर ये क्या होता है, अभिक्रिया कंप्लीट होती है ना। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, कैनिजारो अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम लोग 22 क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है, ठीक है। देखिए जैसा कि आप लोग इसके ऑप्शंस देख रहे हैं तो लग रहा है कि ये कितना बड़ा बड़ा दिया है, जितना ही देखने में ये एकदम अटपटा लग रहा है उतना ही इसका आंसर बहुत ही क्या है, आसान है, ठीक है। तो चलिए एक ना हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा दे देगा आप लोग का ऑप्शंस वाला तो आप लोग एकदम 1 मिनट भी नहीं लगा उसको आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले को आप लोग ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर आता है R2N। क्या आता है, R2N, ठीक है। जो बोल रहे हैं आप लोग लिखते जाइएगा ना, R2N, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ना
RnH2 यानी 1 डिग्री का एमीन, ठीक है। फिर आप लोग लिख लीजिएगा इसके बाद आता है R3N, यानी ऐसा समझ लीजिए पहले पहले क्या होता है NH होता है, R2NH होता है, ठीक है। पहले क्या आ रहा है, पहले 2 डिग्री का एमीन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बताइए 1 डिग्री का एमीन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 3 डिग्री का एमीन आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग ना एकदम सीधा सिंपल सा बताता है। देखिए NH हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, NH2 हो गया और N हो गया, ये एमीन के प्रकार हैं। NH2 1 डिग्री का एमीन कहलाता है, NH 2 डिग्री का एमीन कहलाता है और N क्या कहलाता है 3 डिग्री का एमीन कहलाता है। तो भस्मीयता यानी क्षारीयता का क्रम क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले 2 डिग्री वाला होता है यानी NH का होता है, फिर 1 डिग्री वाला होता है यानी NH2 का होता है, और फिर 3 डिग्री वाला होता है ये, ठीक है। तो यही सबसे क्या है भस्मीयता का घटता हुआ क्रम है। तो चलिए सबसे पहले 2 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा, फिर 1 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर ना, इसका आंसर का मिल जाएगा ऑप्शन। चलिए इसको हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ये जो NH3 है पहले ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री नहीं है, इसका भी ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी पहले नहीं है 2 डिग्री। अब देखिए इसमें 2 डिग्री है और इसमें भी 2 डिग्री है, ठीक है। फिर 2 डिग्री के बाद क्या है 1 डिग्री, तो देखिए 1 डिग्री इसमें भी है, 1 डिग्री इसमें भी। लेकिन एक बात बताते हैं, देखिए 1 डिग्री वाला कौन सा होना चाहिए एलिफैटिक का। देखिए तो C2H5 एलिफैटिक है, लेकिन इसमें क्या है C2, अच्छा इसमें भी C2H5 है, ठीक है। तो चलिए ये भी हो जाएगा ना, दो तरह से चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग का दिया है कितना NH3 दिया है और इसमें क्या दिया है N दिया है, तो ये 3 डिग्री का एमीन हो गया ना। तो देखिए ये हो गया 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये क्या हुआ 3 डिग्री, इसका क्रम सही तरह से दिया। और इसका दिया है देखिए 2 डिग्री और फिर ये क्या दिया है 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए एनिलीन एवं एसीटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। एनिलीन एवं एसीटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका विक्रिया में हम आप लोग को बताए थे कि एक स्फिकस बेस बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इन दोनों के अभिक्रिया से स्फिकस बेस बनता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित तो शुगर में से सबसे मीठा कौन सा होता है, ठीक है। देखिए ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है। तो आप लोग को हम बताए थे कि सबसे मीठा क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी फल पकता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, फ्रुक्टोज ही होता है, ठीक है। और पकने के बाद जो मीठा लगता है, ठीक है, उसका भी मेन कारण क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। इसलिए सबसे मीठा कौन सा हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, उपयुक्त कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए एंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन से नेचुरल रबर, यानी नेचुरल रबर का मतलब प्राकृतिक रबर, निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है। तो आप लोग को बताए थे पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी सारा मोनोमर और उसके बहुलक बताए थे, ठीक है। जिनमें से आप लोग को बताए थे कि ये क्वेश्चन आगे पूछेगा, देखिए पूछिए दिया। तो जो नेचुरल रबर होता है ये आइसोप्रीन का होता है, इसको हम लोग प्राकृतिक रबर भी बोलते हैं, ठीक है। आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है, ठीक है। और वहीं अगर मान के चलिए ना नियोप्रीन रबर का कह देता तो आप मारते क्लोरोप्रीन, क्या मारते हैं, क्लोरोप्रीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से हम लोग का, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा है, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला जो प्रतिजैविक है वो कौन सा है। ऑप्शन इसका दिया है, पेनिसिलिन दिया है, क्लोरमफेनिकोल दिया है, टेरामाइसिन दिया है और सल्फामेग्नेशियम दिया है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा टाइफाइड में जो प्रयुक्त होता है वो क्लोरमफेनिकोल होता है। ये सबसे मुख्य क्वेश्चन है, इसको गेस के हिसाब से वीवीआई कर लीजिएगा। और क्लोरमफेनिकोल औषधि के द्वारा यानी प्रतिजैविक के द्वारा ही टाइफाइड बुखार को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 2017 के भी क्वेश्चंस क्या किए, कंप्लीट किए, ठीक है। तो देखिए जितने भी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि 2009 से लेकर के जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, अभी तक हम 2017 तक कर लिए, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिपीट से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 2026 के एग्जाम में ही यही सारे क्वेश्चंस रिपीट करने वाले हैं, जो आप लोग को केमिस्ट्री में 35 में 35 क्या करेंगे, दिला देंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हम आगे का जो चीज़ें होगा वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर
दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो जिस टाइम पर अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए।